सोनी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। नेट कनेक्शन यहाँ स्लो है नीचे की तरफ, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ रहा है। जी जी। अभी शायद बेटर रहेगा। और मैं सर सभी को नमस्कार। जी सभी को नमस्कार पहले तो, और इस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था, कल मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था, मैं थोड़ा सा दोबारा से उन सारी बातों पर एक बार प्रकाश डाल दूं कि हमारा जो 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को हम 4 भागों में बांट देते हैं मुख्य रूप से। शुरुआत के जो हमारे 4 चैप्टर हैं वो इतिहास से संबंधित हैं। उसके बाद के हमारे जो 3 चैप्टर हैं, क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? सब, अगर सबके पास आवाज पहुंच रही है आपके पास, तो आप एक बार हाथ ऊपर करके आप इशारा कर दीजिए भी हमारे पास आवाज पहुंच रही है। ठीक है, सुन पा रहे हैं सभी? जी सुन रहे हैं, इशारा कर दिया चंद्रपाल जी। ठीक है। तो जो हमारा शुरुआत के 4 चैप्टर हैं, मैंने बताया था वो इतिहास से संबंधित थे। पहला जो चैप्टर था वो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास था, जिसमें हम प्राचीन काल से लेके और 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश की स्थापना तक हमने का काल जो है वो हमारे पहले चैप्टर में था। उसी का हम आज अध्ययन करेंगे। कल जो हमने चीजें पढ़ी थी, एक बार सरसरी नजर से हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है भारत में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। मैंने उनके नाम के बाद साथ में डिस्कस किया था आपके साथ में कुछ। इसके अलावा मैंने आपको गणराज्य के बारे में बताया था कि प्राचीन भारत में कुछ गणराज्य थे। वो गणराज्य ऐसे गणराज्य थे, गणराज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जिसका जो प्रधान है, जिसका प्रमुख है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी भारत में गणराज्य होते थे, उसका हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में बताया था। इसके पश्चात से बताया था 4 राजस्थान के जो गणराज्य हैं उनके बारे, 4 राजस्थान के जो जनपद हैं उनकी चर्चा करी थी हमने। 4 जनपदों के बारे में अगर विद्यार्थियों को ध्यान है तो देख सकते हैं कि हमारे जो 4 जनपद थे मुख्य रूप से, एक था मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराटनगर थी, इसके बारे में चर्चा करी थी हमने। सूरसेन के बारे में चर्चा करी थी हमने, और सीवी जनपद के बारे में चर्चा करी थी हमने, और चौथा जो है वो जांगल देश के बारे में चर्चा हमने कर ली थी। इसके पश्चात मौर्य वंश की स्थापना को हमने देखा था कि मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है की गई थी, मगध के अंदर की गई थी। इससे हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने गुरु चाणक्य की मदद से इस मौर्य वंश की स्थापना करी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में जो एक सेल्यूकस थे जो कि यूनान के शासक थे, उनको पराजित किया था। सेल्यूकस जो है वो महान ग्रीक शासक सिकंदर का जो सेनापति होता था, और इस युद्ध में पराजय करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को जो अधिकार जो है वो अफगानिस्तान तक हो गया था। इस संधि के दौरान जो है एरिया, राकासिया, जड्रोसिया और पेरपनसिडा, ये 4 प्रांत उसको प्राप्त हुए थे। इस संधि से पश्चात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ हुआ था, ये भी हमने देखा था। आज जो मुख्य रूप से हम जो हमारा आया था, कल अशोक तक हम पहुंच गए थे। अशोक तक पहुंचने के बाद मैंने बताया था कि अशोक का जो हमारा शासन, अशोक 273 ईस्वी में ईसा पूर्व में जो है अशोक शासक बनता है, परंतु जो सिंहासन पर बैठा अशोक वो 269 बीसी में बैठा था, क्योंकि 4 साल तक जो है वो गृह युद्ध चला था यहाँ पर। और इस गृह युद्ध में अपने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अपने 100 भाइयों का वध करके
अशोक जो है वो शासक बना था। इसके पश्चात मैंने बताया था कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने एक कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा को कहते हैं। इस कलिंग के युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा नंदराज को पराजित किया था, और नंदराज को पराजित करने के पश्चात अशोक, क्योंकि यहाँ पर इस युद्ध में लगभग 1 लाख के आसपास लोग मारे गए थे, और इस युद्ध से ही अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था, और भेरी घोष के स्थान पर जो है वो धम्म विजय का मार्ग जो है वो अपना लिया था। इसके पश्चात अशोक ने भविष्य में कोई भी युद्ध जो है वो नहीं किया था। इतना हमने पढ़ लिया था। अच्छा, विद्यार्थियों ने क्या कल कुछ देखा? हेलो जी चंद्रपाल जी। हेलो, इतना हमने देख लिया था। इसके बाद का हम शुरू कर रहे हैं आज से। फिर हमने अशोक के बारे में जाना था कि अशोक जो है, अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है वो 2 अभिलेखों से मिलता है। स्थानों पर जो है वो शिलाओं के ऊपर या पट्टिका बनाकर अपने संदेश जो है वो अपने आदेश जो है वो प्रसारित करवाए थे, लिखवाए थे। इन्हीं 2 आदेशों में से मास्की और गुर्जरा नामक जो अभिलेख थे, उनमें अशोक का मूल नाम जो है वो अशोक मिलता है। तो एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि कौन से अभिलेख से हमें अशोक के मूल नाम की जानकारी होती है? तो वो जो अभिलेख थे वो मास्की और गुर्जरा अभिलेख थे। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई है। तो अभिलेखों में अशोक को जो कहा गया है वो देवनाम प्रिय कहा गया है कि देवताओं के प्रिय जो थे वो। अशोक का विवाह, अशोक के 2 पुत्र और पुत्रियों का हमें उल्लेख मिलता है, एक महेंद्र और संघमित्रा, जिन्होंने बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए श्रीलंका में गए थे। और साथ ही अभिलेखों से अशोक की एक रानी कारुवाकी का हमें जानकारी प्राप्त होता है। जैसे हमने अगर अशोक के बारे में एक मूवी आई थी, उस मूवी में आपको जानकारी हो तो अशोक राजा होता था जो है का किरदार था, वो कारुवाकी रानी एक माता रानी है जिसका उल्लेख हमें इस अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके पश्चात अशोक के द्वारा जो 4 आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का जो है वो निर्माण कराया गया था। ये चारों गुफाएं महत्वपूर्ण है। आजीवक उस समय एक धार्मिक संप्रदाय था जिनके लिए अशोक ने 4 गुफाएं बनाई थी। ये 4 गुफाएं थी सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ये 4 गुफाएं जो है वो हमें ध्यान रखनी है। तो अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए, मतलब अशोक सिर्फ बौद्ध धर्म को करने के अलावा बाकी दूसरे धर्मों में भी उनके भलाई के कार्य भी करता था। तो उसके द्वारा संप्रदाय के लिए 4 ये है जो वो गुफाएं बनवाई गई थी। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान जो है वो धम्म यात्राएं जो है वो करता था। लोग बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है, बौद्ध स्थान, उनका उसने भ्रमण किया था। और अपने 259 बीसी में, मतलब राज्य ग्रहण के 10वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी और बोध गया की यात्रा करी थी। 10वें वर्ष में बोध गया की और 20वें वर्ष में जो है वो लुम्बिनी की इसने यात्रा करी थी। और इसी से संबंधित एक नेपाल में एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है रुमनदेही अभिलेख। ये भारतीय इतिहास का एक पहला अभिलेख था जिसको हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक आधार पर जिसमें दिया गया था। इसमें ये कहा गया था कि इस क्षेत्र की जो टैक्स है वो 1/6 से घटाकर 1/8, उत्पादन का 1/8 जो है वो कर दिया गया था। अभिलेखों में अशोक को ने स्वयं को जो है वो बुद्ध शाक्य जो है वो कहा है। एक धम्म। बहुत सारी बात हमारे विद्यार्थियों को कई बार होता है कि धम्म क्या है। धम्म जब नाम आता है तो लोग कहते हैं कि धर्म है। अशोक ने अपनी जो प्रजा है उसके नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बनाए थे उनको ही हम कहते हैं धम्म। मतलब अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने नियमों की जो संहिता बनाई थी उसे धम्म के नाम से जाना जाता है। तो नैतिक उत्थान के लिए जो बनाए गए नियम थे वो ही धम्म है। तो कहीं पे भी आपका अगर कोई बात आ जाए कि अशोक का धम्म क्या था, एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है कि अशोक का धम्म क्या था, तो आपको लिखना है
कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नियमों की जिस संहिता का प्रतिपादन किया था वो धम्म है, या अशोक ने अपनी प्रजा के लिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बनाए थे वो क्या है, वो धम्म है। अशोक ने जो भाब्रू अभिलेख है, जैसा कि आप सब जानते हैं, भाब्रू अभिलेख विराटनगर जो है वहां पे एक अभिलेख, इस अभिलेख में अपने ये जो बौद्ध धर्म में अपनी आस्था प्रकट की है, और बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ की इसमें व्याख्या की गई है। इसके पश्चात जो आती है वो है धम्म यात्रा। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा बन सकता है, धम्म यात्रा, अशोक से पूर्व जो राजा होते थे, इवन अशोक भी बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले वो राजा विहार यात्राएं करते थे, मतलब वो जंगल में जाते थे, जंगल में जाकर वो शिकार वगैरह करते थे। अशोक ने इस विहार यात्राओं को बंद किया, मतलब जंगल में जानवरों को शिकार पे प्रतिबंध लगाया, और अशोक स्वयं जो है वो धम्म यात्रा करते थे। इसके दौरान, इस यात्रा के दौरान जो है वो बौद्ध धर्म स्थल जो है उनका यात्रा की जाती थी, ब्राह्मणों को, वृद्धों को दान वगैरह किया जाता था। तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आए कि धम्म यात्रा क्या थी, तो धम्म यात्रा का मतलब होता था कि अशोक के द्वारा अपने राज्य का भ्रमण किया जाता था, इस भ्रमण के दौरान ब्राह्मणों को और वृद्धों को दान किया जाता था, इसे ही धम्म यात्रा कहा गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है आपके अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता था कि अब अशोक के साम्राज्य के अंदर कुछ कर्मचारी थे, जैसे कि प्रादेशिक है, रज्जुक है, युक्तिक है। प्रजा का भला बुरा जानने के लिए कि क्या हो रहा है, प्रजा सही से है या नहीं है, साथ ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात अशोक अपने कर्मचारियों को जनता के बीच भेजता था, और उन कर्मचारियों की जो ये यात्राएं होती थी इनको अनुसंधान कहा जाता था। तो अनुसंधान हम कह सकते हैं कि अशोक के द्वारा अपने कर्मचारियों, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तिकों को प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे हम अनुसंधान के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड जो है वो आपको लिखने हैं। अनुसंधान क्या है, धम्म यात्रा क्या है, धम्म क्या है। एक है धम्म महामात्र। अशोक के द्वारा अपने जो शासन काल के 14वें वर्ष में अपने जो राज्य ग्रहण के 269 बीसी में अशोक ने सिंहासन ग्रहण किया था, और 14वें वर्ष में 200 अपन कह सकते हैं 255-56 बीसी में अशोक के द्वारा एक अधिकारी, धम्म महामात्र नाम का एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना, अशोक का जो धर्म है उसका प्रचार करना, साथ ही जनता के कल्याण के कार्य करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। तो एक छोटा सा आप लिख सकते हैं कि धम्म महामात्र कौन थे। तो अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी थे धम्म महामात्र, जिनकी नियुक्ति धम्म के प्रचार के लिए और जनता के कल्याण के लिए अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक ने संपूर्ण भारत में, इवन भारत के बाहर भी अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे। अशोक भारत में पहला शासक था जिसने विस्तृत तौर पे इन अभिलेखों को लिखाया था। अशोक के अभिलेख हम 2 भाषाओं, 2 लिपियों में थे, एक ब्राह्मी लिपि और दूसरा खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है, अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हमें मिलते हैं पश्चिम भारत में, मतलब जो भारत के बाहर मिलते हैं, अगर वर्तमान पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में जो मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो जो उर्दू है उसको अपन कह सकते हैं कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो उसी प्रकार के ब्राह्मी पाकिस्तान और अफगान से मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में थे। आप सब जानते हैं कि लिपि जो है, किसी भी भाषा को जो लिखने का ढंग है उसे हम कहते हैं लिपि। तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी और मनसेरा के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में थे। बाकी भारत के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में थे। इसके बाद हम जान सकते हैं अशोक के पश्चात है कुणाल वंश का शासक बना, और
अंतिम मौर्य शासक जो है वो वृद्धर्थ था, जिसकी हत्या उसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी, और इस वृद्धर्थ के बाद ये मौर्य वंश की जो है वो खत्म हो गया था। तो मौर्य वंश का शासनकाल अगर हम देखें तो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व के बीच रहा। ये हमारा एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि मौर्य वंश कब से कब तक मौर्य वंश का शासन रहा। तो 322 ईसा पूर्व से लेके और 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन रहा, और 185 ईसा पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक वृद्धर्थ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। इसी के साथ मौर्य वंश की अंत हो गया था और शुंग वंश की जो है वो स्थापना हो गई थी। अब हम इसके जो मौर्य प्रशासन के बारे में जानते हैं। जब हम किसी का भी प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो हम उसको दो आधारों पर करते हैं, एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल में जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें सबसे ऊपर जो है वो 18 प्रमुख अधिकारी होते थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और इन तीर्थों को 48,000 पण, उस समय की जो मुद्रा है उसे पण के नाम से जाना गया है, इन तीर्थों को 48,000 पण का जो है वो वेतन प्राप्त होता था। तो मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन के अंदर 18 तीर्थ का उल्लेख हमें मिलता है। 18 तीर्थ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है हम जान सकते हैं मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, सन्निधाता, समाहर्ता थे। एक दो के हम चर्चा कर सकते हैं, इनमें जो अपने किताब के हिसाब से हमें दे रखे हैं, समाहर्ता और सन्निधाता। समाहर्ता जो है वो हमें याद करने का सीधा सा तरीका है, समाहर्ता वर्तमान जो वित्त मंत्री के कार्य हैं वो उस समय का वित्त मंत्री होता था समाहर्ता। तो तीर्थ जो है उसमें एक प्रमुख पद था, वो था समाहर्ता, और समाहर्ता का कार्य बिल्कुल वित्त मंत्री के समकक्ष होता था। इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, ऐसे कार्य समाहर्ता के द्वारा किए जाते हैं। सन्निधाता की अगर हम बात करें, सन्निधाता का कार्य जैसे भारत में रिजर्व बैंक का गवर्नर है, उस समय का गवर्नर होता था सन्निधाता। मतलब सन्निधाता का कार्य जो है वो ये जो राजकोष है उसका प्रमुख होता था, सारा पैसा वैसा जो है इसके पास में रहता था। ये दो प्रमुख अधिकारी हैं, हमें ध्यान रखना है, एक तो सन्निधाता और दूसरा समाहर्ता जो आर्थिक से संबंधित थे। फिर प्रांतीय प्रशासन की बात आती है। अशोक के द्वारा प्रांतीय प्रशासन को अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य के अंदर 5 प्रांत थे। अशोक ने संपूर्ण जो मौर्य साम्राज्य था, अगर हम देखें तो ये वर्तमान अफगानिस्तान से लेके और दक्षिण भारत तक विद्यमान था, और बंगाल से लेके पश्चिमी भारत तक ये था। इस साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी वर्तमान तक्षशिला पाकिस्तान में है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। फिर है दक्षिणापथ, दक्षिण भारत के अंदर दक्षिणापथ की राजधानी जो है वो सुवर्णगिरी थी। इसके बाद का जो आता है वो आता है पश्चिम की तरफ अवंती राष्ट्र था। अवंती राष्ट्र जो है उसकी राजधानी उज्जैनी थी। फिर कलिंग, जो कि अशोक के द्वारा विजय किया गया था 261 में, कलिंग की राजधानी जो है वो तोसली थी। और 5वां प्रांत जो था वो मध्य देश था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थे। तो अशोक ने मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था, या अशोक के समय मौर्य साम्राज्य जो है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, पश्चिम में अवंती राष्ट्र होता था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। पूर्व की तरफ हम बात करें तो कलिंग जो है वो था, कलिंग की राजधानी तोसली थी। और मध्य भारत जो है, मध्य देश जो है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये 5 प्रांतों में ये उस वक्त का जो भारत बटा होता था। इन 5 प्रांतों का शासन जो है वो कुमार या आर्यपुत्र के पास में होता था। जो इनका शासक होता है वो राजवंश का कोई राजकुमार ही इनका शासन होता था। इसके पश्चात जो ये 5 प्रांतों में बटा हुआ था, इसके नीचे जो है जो प्रांत जो है वो विषय में बटे हुए होते थे। विषय वर्तमान जिले के समकक्ष होते थे। पहले केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, और प्रांत के नीचे जो है वो विषय थे। विषय वर्तमान जिले की तरह थे। विषय का जो शासक है वो विषयपति कहलाता था। इसके नीचे की जो इकाई थी
जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो स्थानीय कहलाता। सबसे नीचे की जो इकाई है वो 10 गांवों का समूह होता था, जिसका प्रमुख जो है वो गोप नामक जो है इस व्यक्ति होता था। तो गोप 10 गांवों के मुखिया है, उसको गोप कहा जाता था। विषयपति, विषय या जिले के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। प्रांत का प्रशासन जो है वो प्रांत का शासन जो है वो प्रांतपति कोई राजकुमार या राजा होता था, और सबसे ऊपर जो है वो केंद्र का शासन होता था। इसके पश्चात है नगरीय प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब 305 ईसा पूर्व में इसको पराजित किया सेल्यूकस को, तो इस सेल्यूकस को पराजित करने के पश्चात एक राजदूत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज ने भारत के संबंध में किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। इस इंडिका से हमें तत्कालीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। इंडिका में मेगास्थनीज ने बताया है कि मौर्य को जो नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों की एक कमेटी के द्वारा, एक समिति के द्वारा किया जाता था। नगर का जो उस समय जो नगर बने हुए थे, उन नगर के प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति थी। यह प्रशासन इन 30 सदस्यों की समिति के द्वारा किया गया जाता था। ये 30 सदस्यों की समिति जो है वो 6 भागों में बटे हुए थे। हर समिति के अंदर 5-5 लोग होते थे। ये जो 6 समितियां थी, इनके अलग अलग कार्य होते थे। इनके अलग अलग कार्य होते थे। जो पहली जो समिति थी उसका काम उद्योग से संबंधित होता था, मतलब वो उद्योग धंधों को देखती थी। दूसरी समिति विदेशियों से संबंधित थी। तीसरी समिति जो है वो जनसंख्या, जनगणना या जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखती थी। चौथी समिति जो है वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थी। पांचवी समिति क्रय विक्रय का काम देखती थी, और छठी समिति जो है वो बिक्री कर का ध्यान रखती थी। तो मतलब उस समय भी नगरीय प्रशासन, जो नगर का शासन जो है वो बहुत अच्छा होता था, और इस नगरीय शासन के लिए 6 समितियां जो है वो बनाई गई थी। अब है सैन्य व्यवस्था। मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था को भी अच्छा प्रबंध होता था। सेना को 6 भागों में बांटा गया था। अगर हम बात करें तो कहते हैं ना, पहले से बात करते थे तो एक तो घुड़सवार सेना होती थी, एक हम बात करें तो गज सेना होती थी, पैदल सेना होती थी। तो ऐसे ही मौर्यों के शासन में भी 5 तो प्रकार के सेना थे। 6 जो है वो उनका ध्यान रखने के लिए कमेटी होती थी। तो पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौ सेना, ये 5 प्रकार की सेनाएं होती थी। छठी जो है सप्लाई के लिए जो इनका बना होता था। सेना को 6 भागों में बांटा गया था, और 5 प्रकार की जो 5 विभाग जो थे, तो पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी, रथ तथा नौसेना। सेना का प्रबंध करने वाला जो अधिकारी है वो अंतपाल कहलाता था। चंद्रपाल जी, इसके बाद में आता है, हाँ सोनी जी, टाइम है कुछ? नहीं, टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे दूं भी 9 मिनट रहे हैं। 9 मिनट के बाद में आपकी मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, और उसके बाद में दोबारा ये मीटिंग आईडी डाल के हम 1 घंटे का ये सेशन करेंगे। दोबारा यही मीटिंग आईडी डाल के आप जुड़ सकते हैं। और एक बार हम सूर्य प्रकाश जी का भी स्वागत करते हैं। टोपरिया हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, और अभी सामाजिक विषय के ऊपर चंद्रपाल जी यादव हैं अलवर जिले से, ये हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। नौहर के सीबीओ साहब श्री दिलीप कुमार जी पारिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अलवर जिले के जागेवाड़ा गांव के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो कंटिन्यू। मैं वैसे पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ, पर क्योंकि 10वीं क्लास का सामाजिक का पहला चैप्टर हिस्ट्री का है, तो हमें हिस्ट्री भी पढ़ानी होती है। अब है न्याय व्यवस्था। में 2 प्रकार के न्याय थे। और दूसरा था कंटक शोधन। अगर आप करें वर्तमान में, जैसे एक तो दीवानी न्यायालय है और एक फौजदारी, उस 2 प्रकार के थे। धर्मस्थलीय जो कि वर्तमान में दीवानी, मतलब ये धर्मस्थल काम होता था वो मुख्य रूप से चोरी, लूट, या देख सके तो आर्थिक मामले होते थे।
और कंटक शोधन जो है वो आपराधिक मामलों के संबंध में न्याय जो है वो करता था। न्यायाधीश जो है इनको हम बात करें तो कई प्रकार के जो दंड दिए जाते थे। तो 2 प्रकार के न्यायालय हमें याद रखने हैं, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ये 2 प्रकार के न्यायालयों में मौर्य साल की जो है न्यायिक व्यवस्था बटी हुई थी। अब एक बार मैं चाहता हूं कि आप इनके सबके माइक ऑन कर दें ताकि जो भी इनको प्रॉब्लम है इस 4-5 की मतलब जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं वो पूछ सके, सवाल कल के भी पूछ सके और आज के पूछ सके जी सभी के। ठीक है। मैं तो दुकान आगे सारा लिखिए। सभी से निवेदन है। आप बात कर रही हो कि तो आपके हुए है तो बात है भाई आगे। सभी से निवेदन है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपके प्रश्न है, तो आप बेहिचक जो है वो बिना किसी झिझक के आप चर्चा कर सकते हैं चंद्रपाल जी से। महावीर प्रसाद जी सारण साहब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, बीच में मैं भूल गया था। महावीर जी भी 2nd ग्रेड हैं टोपरिया हनुमानगढ़ में। योगेश, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आप जो भी पूछना चाहते हो आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, मैं माइक को जो है अनम्यूट कर दूंगा। हाँ हाँ योगेश पूछो। अशोक सम्राट ने किसको मारा था? अशोक सम्राट ने किसको मारा था? अशोक सम्राट ने तो बहुत सारे लोगों को मारा था, अपने भाइयों 100 भाइयों से लेके कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोगों तक बहुत सारे लोगों की हत्या करी थी। पर हमें अशोक को मारने से याद नहीं रखना, हमें अशोक के जो अच्छे कार्य हैं उनको याद रखना है कि अशोक के द्वारा इतने अच्छे कार्य किए गए थे, अपने धम्म का प्रचार किया गया था, संपूर्ण भारत को एक जुट किया था अशोक ने, तो वो हमें याद रखना है बेटा। मारने से संबंधित कार्य कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, मारने और जीतने वाले तो बहुत सारे शासक हुए थे। अशोक प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा था या बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक अपने धम्म के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा कोई और और विद्यार्थी अपना हाथ ऊपर करें स्क्रीन के अच्छा सामने। ये बताओ, धम्म की परिभाषा जो मैं धम्म के बारे में बताया क्या सबको समझ आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप हाथ ऊपर करें। धम्म किसे कहते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हाँ खड़े हो बताओ। पायल। गलत। हाँ धम्म को करो अनम्यूट। हाँ पायल। अशोक सम्राट ने जो हाँ बताओ बेटा। अशोक सम्राट ने जो अपने सेना के लिए जो नैतिक सेवा प्रदान की थी, उन्हें जो प्रचार किया था उसे धम्म कहा जाता। नहीं बेटा, सेना के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए जो नैतिक नियम अशोक ने बनाए थे उन्हें धम्म कहा जाता था। अशोक के द्वारा अपनी प्रजा के लिए जो नैतिक नियम बनाए गए थे उन्हें अशोक ने क्या कहा? धम्म कहा। प्रजा का नैतिक आचरण अच्छे हो, जैसे आपको मैं कहूं कि आपको अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए, तो ये एक नैतिक नियम है। तो ये जो नैतिक नियम अशोक ने अपनी प्रजा के लिए बनाए उन्हें ही क्या कहा गया? धम्म कहा। अच्छा भाई ये बताओ, अनुसंधान क्या था? अनुसंधान कौन बताएगा? अनुसंधान के बारे में कौन बताएगा? अंकिता। हाँ भाई। कोई नाम नहीं आ रहा। अंकिता, अनुसंधान बताया था सर ने। हाँ योगेश। हाँ, अशोक सम्राट के द्वारा अपने हाँ बताओ बेटा।
अशोक सम्राट के द्वारा अपने कर्मचारियों को नियमित 5 वर्ष के बाद अपने राज्य की जनता में भेजा जाता था। हाँ, नियमित 5 वर्ष के पश्चात अपने जो कर्मचारी थी, रज्जुक वगैरह जो कर्मचारी थे, उनको भ्रमण के लिए राज्य में भेजा जाता था, जिसको हम अनुसंधान यात्रा के नाम से जानते हैं। कल एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि जो पीछे का जो है वो ईस्वी पूर्व और ईसा पूर्व में, ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है? एक तो ईस्वी सम्मत है और एक ईसा पूर्व है। इसमें अंतर आपको समझ में आया था कल? मैंने आपको बताया था कि ईसा के जन्म से पहले का जो काल है वो ईसा पूर्व कहलाता है, जो कि उल्टा चलता है। उल्टा क्यों चलता है कि वो हम कहते हैं कि अशोक, जैसे हम बात करते हैं कि अशोक जो है वो 273 बीसी से लेके और 232 बीसी तक शासक रहा, तो ये उल्टा चला है ना। ये आपको समझ में आया था कल? पूर्व उल्टा क्यों चलता है वो समझ में आ गया था सबको? बताओ खोलो सोनी जिनका खोल रखा है सर, खोल रखा है। हाँ बेटा बताओ। ईसा पूर्व जो आपको कल बताया था वो समझ में आया या नहीं आया? बताएगा, हाथ ऊपर करो जल्दी। नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा है आज। हाँ, मैं भी छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ। हाँ, मैं भी छत पे ही, हम बैठे हैं सारे ही। आज हमारे साथ में सबलगढ़ बनेठी से विक्रम जी भी जुड़ रखे हैं। विक्रम जी का हार्दिक स्वागत है। विक्रम जी, अपने सबलगढ़ बनेठी से कोई विद्यार्थी थोड़ी जुड़ा है आज? सर मैंने कोशिश की थी, कल जुड़ जाएगा सर, मैंने कोशिश की है। तीन आदमी जुड़ जाएंगे कल, 3 लड़के सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अपन और अपना जो 12वीं कक्षा का जो है वो, क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरा खुद का है, पॉलिटिकल साइंस, हम उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी अपन करें। सर बची है अभी अपनी क्लास की? क्या सर? मैं कह रहा हूँ कल से अपन जो है मैथ्स और साइंस को भी स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं बच्चों के साथ में, ठीक है बोर्ड सर। के साथ में।